नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब किए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां केंद्र सरकार को कहा कि वह कल राज्य सरकारों के साथ बैठक करे और प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसको लेकर विचार विमर्श करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कहा कि हरियाणा और पंजाब की सरकारें किसानों को प्रेरित करें कि वे पराली ना जलाएं। इसके अलावा दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर सवाल जवाब करता हुआ नजर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि दिल्ली में जब जब प्रदूषण देखने को मिलता है तो पराली एक बड़ा कारण जो है उसमें बताया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पराली ही कारण नहीं है दिल्ली में प्रदूषण का। दिल्ली में प्रदूषण का जो कारण है वह है डस्ट पोल्यूशन और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई। मामले में सुनवाई भी हुई और दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया कि वो तुरंत एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्य होना चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य पेश किए जाएं जिससे वाकई में प्रदूषण कम हो। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि वो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया है। ऐसे में अब संशय बना हुआ है क्या प्रदूषण को लेकर दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा। लोगों ने कोरोना को लेकर लॉकडाउन तो देखा था, लेकिन क्या अब फिर से पहली बार प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस पर अभी संशय बरकरार है और बुधवार को मामले में फिर से सुनवाई होगी। सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई। सोमवार को इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच किसी रिटायर्ड जस्टिस से करवाई जाए। हालांकि इस पर अभी नाम तय नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी रिटायर्ड जस्टिस को इसमें तैनात कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच में किसी भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी को शामिल ना किया जाए। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के तो हो सकते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बाशिंदे नहीं होने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के लिए तैयार है। इस पर संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारियों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भी मांगी। इसके बाद यूपी सरकार ने जांच का नेतृत्व करने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा। कोर्ट ने कहा कि नामों पर विचार करने के लिए उसे एक दिन की जरूरत है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि स्टेशन का नाम बदलने से इसका महत्व भी बढ़ा है। बता दें, इस स्टेशन का पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे अब कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बता दें, इस स्टेशन में यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। साथ ही कई तरह की अन्य सुविधा भी एयरपोर्ट में मौजूद होगी, जो कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा कि इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम जुड़ने से इस स्टेशन का महत्व भी बढ़ गया है। बता दें कि इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति किया गया है। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इस स्टेशन में लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए बिरसा मुंडा को भी नमन किया।
देश में आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कारोबारी माहौल बनाने और निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर चर्चा हुई। वहीं वर्चुअली हुई इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। वर्चुअली माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने और निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई थी और चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ी थी। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद चुनौतियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद पड़ोसी राज्यों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल रूस ने भारत को S-400 मिसाइल की सप्लाई शुरू कर दी है। इस मिसाइल के बाद अब सारी सीमाएं पुख्ता हो जाएंगी और सुरक्षा बल मजबूत हो जाएंगे। भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है। साल 2016 में भारत और रूस के बीच इस मिसाइल सिस्टम को लेकर समझौता हुआ था, जिसके तहत रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देगा। भारत ने रूस से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिसकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। ये मिसाइल सिस्टम दुनिया का एक सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इस मिसाइल से एक साथ कई हवाई हमले जैसे दुश्मनों के फाइटर प्लेन और क्रूज मिसाइलों को हवा में खत्म किया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने 300 टारगेट का पता लगा सकता है। 2 साल के लंबे वक्त के इंतजार के बाद सोमवार को काशी में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को विश्वनाथ मंदिर परिसर में पुनः स्थापित किया जाएगा। कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर स्वयं अपने हाथों से मंदिर परिसर में स्थापित किया। गौरतलब है कि 100 साल पहले चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति काशी से कनाडा जा पहुंची। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों के बावजूद कनाडा सरकार ने भारत को माता अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लौटा दी है। कार्तिक मास के सोमवार और देवोत्थानी एकादशी शिव की नगरी काशी के लिए खास बन गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित किया गया। करीब 100 साल पहले इस मूर्ति को चुराकर कनाडा ले जाया गया था और अब ये मूर्ति फिर अन्नपूर्णा दरबार का हिस्सा बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ दरबार के मंदिर में मूर्ति की पुनर्स्थापना की। मुख्य अनुष्ठान में सुबह 9:30 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। कनाडा से काशी पहुंची माता अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के विशेष रजत सिंहासन पर विश्वनाथ धाम में प्रवेश कराया गया। कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी बहन मालविका पंजाब विधानसभा चुनावों में चुनावी मैदान पर होंगी। हालांकि उनकी बहन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर एक्टर ने कोई खुलासा नहीं किया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की। खबर है कि एक्टर ने चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम से मुलाकात की, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी बहन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन मालविका पंजाब विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगी। हालांकि उनकी बहन किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, इसका एक्टर ने खुलासा नहीं किया। इस दौरान सोनू सूद ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जमकर तारीफ की। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 30 बीजेपी कार्यालय में परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शिरकत करने पहुंचे। उन्हीं के साथ कई मंत्री, सांसद, तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे
इस बैठक में 15 दिसंबर तक 1 लाख कार्यकर्ताओं को परीक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। इस पर चर्चा की गई और मैं आपको बता दूं कि पंजाब और यूपी में भी आगामी चुनाव है और इसी को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और गुरुग्राम में भी आगामी नगर निगम चुनाव है, इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अब पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की जितनी उपलब्धियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और लक्ष्य रखा गया है कि 15 दिसंबर तक करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों के स्कूल में आने से रौनक लौट आई है। प्रदेश के कई स्कूलों में बच्चों के आने से त्योहारी माहौल नजर आया, तो वहीं कुछ स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों का स्वागत रंगोली बनाकर किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सभी स्कूल कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के बाद प्रदेश में सोमवार से पहली और दूसरी क्लास के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी समेत कुछ निजी स्कूलों में कक्षाएं लगना शुरू हो चुकी हैं। छोटे बच्चों के स्कूल आने से खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। स्कूल में सभी बच्चे और शिक्षक कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं। तो बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश में करीब 20 महीने के बाद पहली और दूसरी क्लास के लिए भी स्कूल एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। कोरोना का खतरा जिस तरह से कम हो रहा है, उसी तरह से लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं और इसी के तहत हिमाचल सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि पहली से दूसरी कक्षा के स्कूल भी खोले जाएं और जिसके तहत आज से स्कूल खुल चुके हैं। और कहीं ना कहीं स्कूल खुलने की वजह से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें भी उत्साह नजर आ रहा है स्कूल जाने को लेकर। हालांकि किस तरह से कोरोना का खतरा आगे ना बढ़े, इसके मद्देनजर स्कूलों में, चाहे वो बात छोटे बच्चों की हो या फिर बड़े बच्चों की, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। स्कूल में मास्क अनिवार्य किया गया और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पहली और दूसरी कक्षा काफ़ी लंबे अरसे के बाद खुली है। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोरोना काल के लगभग 2.25 साल के बाद इस पहली और दूसरी क्लास जो है उसे खोलने का जो निर्णय है वो सरकार द्वारा ले लिया गया है। तो उसी के बीच हम आज मौजूद हैं मंडी के विजय हाई स्कूल में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पहली और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बिठाए गए हैं और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आज जो है इन बच्चों का पहला दिन था क्लास में, क्योंकि कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं ये बच्चे अभी तक 2 साल से घर पर ही थे। तो आज मानो इनका पहला दिन ही स्कूल में होता है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी कम बच्चे जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है और किस तरह से यहाँ पर जो है कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। तो मंडी से हमारी सहयोगी पूजा मंडियाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने स्कूलों का जायजा लिया। बता दें आपको, सोमवार से हिमाचल प्रदेश में पहली और दूसरी क्लास के लिए भी स्कूल खुल चुके हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो साफ तौर पर उत्साह बच्चों में नजर आया और कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। उसके मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मास्क को लेकर भी सरकार की तरफ से जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक एहतियात बरते जा रहे हैं। एक डेस्क पर एक बच्चे को बैठाया गया है और साथ ही साथ बच्चों के लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके लिए भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद अनिवार्य है। इसी के तहत कोरोना के खतरे के बीच स्कूल खुले हुए हैं। अब बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफ़ी सतर्क नज़र आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो अब फिलहाल जो है मौसम जो है वो सर्द ऋतु में प्रवेश कर रहा है। इस मौसम में खास करके बच्चों को जो है वो सर्दी से बचा कर रखना है, क्योंकि इस समय जो है बच्चों के अंदर फीवर और सर्दी जुकाम का जो है ज़्यादा खतरा होता है और ये बीमारियाँ फिर जो है पूरी सर्दी पर जो है बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है गाँवों में
जाकर के टीमें जो है घर घर जाकर के भी लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही फैल रहे डेंगू के प्रकोप के ऊपर भी जो है साफ सफाई के निर्देश दिए हैं कि घरों के आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें, ताकि जो है इस डेंगू के लार्वा जो है वो ना पनपे और इस महामारी पर जो है वो अंकुश लग सके। रोहतक जिले में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में 30 नए मामले भी आए हैं और 24 घंटे में 17 केस मिले हैं। लगभग 7 कॉलोनियों में एंटी लार्वा अभियान भी चलाया गया है। जिले में अभी तक 329 घरों में केस भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं 5196 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लगभग 10 टीमें शहर की कॉलोनियों में जाकर लार्वा चेक कर रही हैं व लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि PHC व CHC के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया गया है। वहीं लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है और लोगों को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि अब लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं ताकि घरों के आसपास साफ व गंदा पानी खड़ा ना हो, ताकि ये लार्वा ना पनपे। धरती पुत्रों को रात में अनाज मंडी में सोना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसान यूनियन ने DAP बांटने की जो कवायद है उसको शुरू कर दिया है। किसान यूनियन ने ही कामान संभाल लिया। किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वह अनाज मंडी में बैठते हैं और सुबह से आधार कार्ड किसानों के लिए जाते हैं और उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट के हिसाब से प्रति किसान को 5 बैग है जो DAP के दिए जा रहे हैं। उनका किसानों का कहना है कि उनको जो DAP है वह नहीं मिल रही है। आने वाले समय में खेती है वह प्रभावित होती नजर आएगी। कहीं ना कहीं किसानों को जो DAP की मार है वह पड़ रही है। सरकार को इस और ध्यान देकर DAP का प्रबंध करना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए किसान यूनियन की, तो किसान यूनियन की ओर से जो लिस्ट तैयार करके DAP बांटी जा रही है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सरकारी कर्मचारी व अधिकारी देरी से कार्यालयों में पहुंच रहे हैं और महम के सरकारी दफ्तरों की अगर बात की जाए तो कर्मचारी आजकल समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और बहुत से अधिकारी भी लेट लतीफ़ी दिखा रहे हैं। आज जनता टीवी की टीम ने महम के सरकारी कार्यालयों का दौरा किया तो पाया कि 9:45 बजे तक भी बहुत से कार्यालयों में बहुत से कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले। उनकी कुर्सियां खाली थी। हालांकि कई कर्मचारी यह कहते हुए नजर आए कि उनके अधिकारी फील्ड में गए हुए हैं, लेकिन ये लापरवाही की बात है और 9 बजे ही कार्यालय शुरू हो जाता है, लेकिन 9 से 9:30 बजे तक ज़्यादातर कार्यालय सूने पड़े रहते हैं और 10 बजे के आसपास ही कर्मचारी दफ्तरों में यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड पर गांव झगड़ोली के समीप नहर में बीती रात लगभग 2:30 बजे एक वैगनार नहर में गिर गई। यह हादसा इस प्रकार से हुआ जब एक परिवार शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहा था तो गाड़ी ओवरटेक करने की वजह से या अनबैलेंस होकर नहर के अंदर गिर पड़ी। अभी कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन जब गाड़ी नहर के अंदर गिरी तो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने शीशा तोड़कर अपनी बच्ची को तो किसी तरीके से पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया। बच्ची नहर से बाहर आई और रोड के ऊपर गाड़ियां रोकने लगी। उसने जिस प्रकार से जब कुछ समय बाद गाड़ियों को रोका, लोग वहां पहुंचे तो लोगों ने बड़ा प्रयास किया। प्रयास करने के बाद प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे वो गाड़ी के अंदर नहीं मिले। अब धीरे धीरे प्रशासन ने रेस्क्यू किया और एक महिला को सुबह एक महिला की डेड बॉडी निकाल ली गई। कुछ समय के बाद छोटा जो बच्चा और था गाड़ी के अंदर उसकी भी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन अभी तक जो मेन व्यक्ति है वो अभी लापता है, उसकी डेड बॉडी को नहीं निकाला गया है। जिस प्रकार से यह परिवार शादी समारोह से घर लौट रहा था, लेकिन अनजाने में इतनी बड़ी पहाड़ टूट पड़ा और पूरा का पूरा परिवार गाड़ी नहर में गिर जाने की वजह से तबाह हो गया। हमीरपुर जिला में आज एक अंग्रेजी ठेके पर देसी शराब बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी भनक पुलिस को लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठेके में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ देर
देसी शराब की पेटियां अंग्रेजी शराब के ठेके से बरामद की। इसके बाद हमीरपुर पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने अपनी टीम सहित ठेके पर दबिश दी और उसकी सूचना एक्साइज डिपार्टमेंट को दी। एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अवैध शराब की कुछ पेटियों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।